ठीक है ब्रो, इस चैनल पे जो भी आएगा, अभी तो क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है अपना पूरा, तो लाइव नहीं कर सकता, अभी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर करते हैं। तारीख आज 27 अक्टूबर 2025। ठीक है, देखो हम करंट अफेयर करेंगे डेली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली इस चैनल पर आना है। ठीक है, अपना करंट अफेयर के लिए हम जो करंट अफेयर करेंगे वो करेंगे मेनली कंसेप्चुअल और प्लस डाटा, कंसेप्चुअल और डाटा बेस करेंगे। ठीक है, मेरे पास जो होगा आप मेन करंट अफेयर लाएगा, कोशिश करेगा अपनी तरफ से मेन लाने की। बाकी जब लाइव हो जाएगा, लाइव क्या करेंगे, बाकी सी सेट करवाऊँगा। बाकी आप धीरे धीरे एक एक सिलेबस को करके आप मेरे साथ करिए, जो भी तैयारी करना है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगा पहले से ही। तो आज का शुरू करते हैं। मेन टॉपिक क्या है वो शुरू करेंगे। जो आज हिंदू या इधर उधर से जो भी हमने टॉपिक अपना इकट्ठा किया होगा वो हम बताएंगे आपको। ठीक है रुकुम भाई, इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। थोड़ा लाइट ऐसा ही है, थोड़ा डिम है, लेकिन तुमको दिख रहा होगा। बाकी तुम सुनते रहना। बाकी लाइव होता तो फिर भी बता देता यार, अभी लाइव के लिए 50 सब्सक्राइबर लगेगा, जब आएगा तब लाइव चलेगा। ठीक है ना, अभी तक तो लाइव नहीं होगा, फिर तो मुश्किल है। चलो शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है आज? टॉपिक और हमने क्या क्या पढ़ा था यार, देखना पड़ेगा, रुको। ये अंधेरा कुछ ज़्यादा है या फिर मेरा कैमरा ही थोड़ा डार्क सा है? नहीं सही है, ये डार्क का या वो स्क्रीन को, उसकी वजह से। बाकी तो सही है। चलो तो भाई लोग करते हैं, सपोर्ट करना पूरा। ठीक है, बाकी अब टेंशन ना लेना, कंसेप्ट और डाटा पूरा मिलेगा। सी सेट ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं है कि हम इसको सी सेट को अपना वो कर देगा। नहीं नहीं नहीं, जितना ज़रूरी है, जितना टाइम है, उसी के हिसाब से करवाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करेगा कि अरे भाई सी सेट ही चल रहा है, ये सब करने में हमको स्वाद नहीं आता है। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। ठीक है ब्रो, देखो पहली जो आज की न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता ही है। आसियान की मीटिंग चल रही है। आसियान जो कि है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान की मीटिंग चल रही है, जिसमें अभी शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल ज्वाइन किया है, और उन्होंने कुछ बात करी है। क्या बात करी है, किसके लिए? क्योंकि ये हमारे लिए जो आसियान है ना, ये हमारा, तुमको पता ही है, ये जो कंट्री है किधर की तरफ है, ये अपना इंडिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जाओगे ये सही, यहाँ पे जो भी डेल्टा वेल्टा, ये इंडोनेशिया का जो भी है, यहाँ ये साउथ, यहाँ थाईलैंड जो भी है, कम्बोडिया, मतलब मैप का एक बेसिक है। यहाँ अपना ऑस्ट्रेलिया है,
ये जापान है या फिलीपींस के जो भी आइलैंड है, ठीक है, एक मतलब बेसिक है। तो इतनी जो यहाँ पे 10 कंट्री थी पहले, ये 10 कंट्री का ग्रुपिंग था, तुमको पता ही है, था ना 10 कंट्री का ग्रुपिंग आसियान। और आसियान की शुरुआत तुमको पता है कब हुई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी। ये डिक्लेरेशन तुम्हारा हुआ था 1967 में, इतना याद रखना। आसियान पे इस बार क्वेश्चन आएगा, क्यों? अभी तक ये 10 मेंबर थे, अब +1 और जुड़ गया है, और +1 है तुम्हारा ईस्ट तिमोर। तुमको पता है ये यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो इधर की तरफ होता है ना इंडोनेशिया, यहाँ पे इसका सुलावेसी आइलैंड है, इसके साइड में नीचे की तरफ यहाँ पे एक तिमोर होता है। तिमोर 2 तरह का है, इधर वाला वेस्ट, इस पे तो इंडोनेशिया का राज है, वेस्ट वाले पे अभी इंडोनेशिया का राज है। एक है ईस्ट, ईस्ट वाले पे अभी वो फ्री हो गया था, इंडिपेंडेंट है। पहले ये सब किसके चंगुल में थे? पहले चंगुल में थे किसका? पुर्तगाली के चंगुल में थे शायद, और मुझको कंफर्म नहीं है, लेकिन पुर्तगाली के चंगुल में थे ये सारे, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फ्री है ये अभी, तो इसलिए हमको इसको याद रखना है, क्योंकि ईस्ट तिमोर है ना, वो इसमें नया मेंबर ऐड हुआ है। आपको जो बता देते हैं, हाँ तो यही आ सकता है, ईस्ट तिमोर क्या है, ईस्ट तिमोर क्या है, ईस्ट तिमोर, और ईस्ट तिमोर को हम कहते हैं तिमोर लेस्टे कहते हैं इसको, ठीक है। ये अपना तुम्हारा क्या है, 11वां मेंबर बन चुका है, ठीक है, 11th मेंबर बन चुका है तुम्हारा। तो इसके फुल चांस है आने के, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी अब आपकी वो है देखने, वो हो कहाँ पे रही है मीटिंग हो रही है आपकी कहाँ पे? वहीं हो रही है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में है, मेरा ऐसा मलेशिया है, आप बताते रहना, ठीक है। अब ईस्ट तिमोर क्या है, इसको तुमको पता ही है, बहुत लेट आज़ादी मिली है इसको। आज़ादी कब मिली थी? इसको पुर्तगालियों से आज़ादी पहले मिल गई थी, ठीक है, फिर इसको इंडोनेशिया ने कब्जा लिया था। देखो हम डायरेक्ट बोलता है, हमारा सिंपल लैंग्वेज रहेगा। फिर ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया से 2002 में आज़ाद हुआ था ये देश, ठीक है ना। है कहाँ पे ये? तिमोर कहते हैं इसको, तो तिमोर सी में बोला था कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया हो गया ना यहाँ पे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा। तब तुम ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ते हो तो यहाँ पे एक कट है, और यहाँ कट के ऊपर कहीं पे तिमोर सी है, तो उस तिमोर सी के पास ये है। इससे तुम्हारा थोड़ा जियोग्राफी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हमारा बेसिक सिंपल है, बेसिक थोड़ा रखना, और नहीं रखा तो फिर भी एक बार देखते रहना, धीरे धीरे आपके बेसिक क्लियर होने लगे। तिमोर सी इसके साउथ में पड़ता है शायद, ठीक है। माउंटेन कुछ होगा उसकी बात करें तो हम नहीं करेगा अभी। आसियान हमने तुमको बता ही दिया है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू है। आसियान का वो कहाँ पे है? आसियान का वो मेरे हिसाब से हेडक्वार्टर है जकार्ता, जकार्ता जो कि इधर वाले आइलैंड पे, सबसे ऊपर वाले आइलैंड पे, इसके कई आइलैंड है ना, तो इस वाले पे जकार्ता, जकार्ता इसका इंडोनेशिया में है, सुमात्रा आइलैंड पे, शायद इसको सुमात्रा आइलैंड कहते हैं, ठीक है। आपको क्लियर होता जाएगा, आप सुनते जाओ, आपको क्लियर होता जाएगा दोस्तों। आवाज़ साफ नहीं आ रहा हो, धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि अभी हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जैसा लगे कर लेना। बाकी आपको अगर देशों का नाम गिनाऊँ तो कितने हो गए देखो, हम गिना देता है फिर भी, कि आसियान एक वो है ना हमारा ईस्ट, क्योंकि हमारा पॉलिसी बदल चुका है ना। पहले था ये एक्ट इंडिया था, अब ये पहले लुक ईस्ट था, अब हमारा फिर 2014 से जब से ये सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने वो किया है, तब से हमारा हो गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट का मतलब हम इधर की तरफ काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपना ट्रेड रिलेशन। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मेनली किसकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए मलक्का स्टेट है यहाँ पे, सिंगापुर के यहाँ से निकल रही है जो, मलेशिया से कई स्टेट है, मलक्का हो गई, नीचे भी है 2 स्टेट सेलेबसी इसके इधर की तरफ, तो उसके हिसाब से ज़रूरी है।
चलो देखते हैं 11 कंट्री के नाम। अगर तुमको गिना होगा तो पहला ये इंडोनेशिया हो गया नीचे की तरफ, थाईलैंड हो गया, जितनी भी यहाँ पे कंट्री हैं इधर की तरफ, मलाया जो हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंगापुर हो गया, ब्रुनाई हो गया, और तुम्हारा फिलीपींस हो गया, और तुम्हारा वियतनाम हो गया, वियतनाम इधर की तरफ है। यहाँ पे तुम्हारा ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे तो कंबोडिया अभी वार छुड़ा था, इसके ऊपर लाओस, म्यांमार हो गया। तो 11 हो जाती हैं, मतलब पूरा सेगमेंट है इकट्ठा यहाँ का। बाकी जियोग्राफी में देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। और कुछ है और बताऊँ तो कोई करंट पॉइंट है? देखो इंडिया मेंबर नहीं है, पहली बात याद रख लेना, इंडिया इस आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। हाँ, हम किस में भाग लेते हैं? हम ईस्ट इंडिया समिट, अलग अलग समिट होती हैं इसी प्रोग्राम के अंदर, ईस्ट इंडिया समिट में हम भाग लेते हैं। याद रखना, ईस्ट इंडिया समिट एक अलग से होता है, इसमें चाइना ये सब ऐसे भाग लेते हैं, लेकिन ये ईस्ट इंडिया समिट में हम मेंबर हैं। लेकिन जो आसियान का जो ऑफिशियल वो होते हैं ना खुद के, उसके हम मेंबर नहीं हैं, ये याद रखना, वो उनके खुद के हैं। और एक और ये आसियान का एक और चैनल है, आसियान होता है एक, तो ईस्ट इंडिया समिट कह दिया, एक आसियान +3 भी होता है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। +3 में शायद चाइना भी है, और चाइना तो है, और +3 याद है बस मुझे, बाकी आप देख लेना। चाइना है उसमें या ऑस्ट्रेलिया है, या आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ इतना याद है कि एक स्टेयर समिट होता है, या इसके अलग से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हमने जो अनाउंसमेंट की है वो किसके लिए की है? अगले साल के लिए किया हमने, मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ना, यहाँ से सारा ट्रेड होता है। कंसेप्ट अगर तुम वहाँ का जानोगे तो कंसेप्ट ये है इंटरनेशनल ट्रेड के, क्योंकि अभी हमारा वहाँ पे निकोबार आइलैंड पे हम बना रहे हैं जो अपना प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो बन रहा है, क्योंकि वहाँ से हमें उम्मीद है, अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो, ठीक है। दूसरा बिकॉज, दूसरा आपको अगर बताएं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी चाइना हमको अटैक करता है हिमालय की तरफ से, और हम उसको बैलेंस कर सकते हैं कहाँ से? इंडियन ओशियन के थ्रू। चीन और यहाँ पे अपनी नेवी प्रेजेंस बढ़ा ही रहा है वो, तो हमको इनके साथ वो करने की ज़रूरत है। ये फॉरेन पॉलिसी है यार, धीरे धीरे चलो तुमको एक उसमें समझाने लगूंगा, लेकिन अभी इतना ही समझ लो, जो मेन न्यूज़ है उसकी वो यही है कि आपका वो 11th मेंबर बन चुका है, ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तैमूर लिस्ट है या इस तैमूर, अगला जो न्यूज़ है वो था आपका किससे रिलेटेड था? चलो अगला न्यूज़ है, इसमें है जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है, ये है क्रायो डील, क्रायो डील, ठीक है। ये आपका रिलेटेड है किसका? साइंस एंड टेक में जोड़ लो, साइंस एंड टेक में जोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल सा बता देता हूँ। क्रायो डील क्या है तुम्हारा? एक तुम्हारा जो होता है ना, ऐसा है जैसे आप कभी भी सीमेन को प्रिजर्व करते हैं वेटनरी में सीमेन प्रिजर्व करते हैं ना, तो सीमेन प्रिजर्व करने के लिए एक वो टेक्निक है क्रायोडील, ठीक है। इसको एकदम तुम कह सकते हो
क्रायोडिल तुम्हारा है एग योक फ्री, ठीक है। एग योक फ्री सीमन एक्सटेंडर। सीमन एक्सटेंडर किसके लिए है? बफेलो, बफेलो का सीमन है, इससे हम प्रीजर कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और जो उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, ठीक है ना, फर्टिलिटी नहीं होगी। इसमें तो हम किसी का भी जब सीमेन का प्रिजर्व करते हैं हाई क्वालिटी ब्रीड का, सच बताएं तो हमारे यहाँ पे उसके कंपेयर देखते हैं ना तो शायद 6 गुना हमारी प्रोडक्टिविटी कम आती है किसकी, लाइव स्टॉक की। ये एक फैक्ट है, अराउंड 6 टाइम हम लेस प्रोडक्टिव हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए हो गया, चाइना हो गया। प्रोडक्टिविटी कम है हमारी, प्रोडक्टिविटी पर उस पर, ठीक है, पर लाइव स्टॉक पे। बाकी हम आप देखोगे तो प्रोड्यूसर हम सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर में हम टॉप पे रहते हैं, मैक्सिमम हमारा टॉप में आता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, मिल्क हो, मीट हो, कैटल का ये एग हो, हम टॉप पे रहते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम आता है, 6 गुना ज़्यादा रहता है इन डेवलप्ड कंट्री का अराउंड। तुम ये डाटा में कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रिसेंटली भी कहीं पढ़ा था। पर मेन है कि अभी हमने तो ये जो प्रीजर्व के लिए एग यॉक फ्री क्रायोडिलिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एग यॉक फ्री सीमन एक्सटेंडर कहते हैं इसको। किसने बनाया है ये तुम्हारा, अगर तुम देखोगे ये बनाया है तुम्हारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, बेंगलुरु ने बनाया है, ठीक है। साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पे, एनिमल डिपार्टमेंट होगा इसका कहीं पे, एनिमल डिपार्टमेंट है, उसने बनाया है। बस ये याद रखना, आई कार का एक्सपेंशन है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी तक जो होते हैं वो हमारे होते हैं ये एग यॉक फ्री है। हम इसका मतलब क्या है, अभी तक हम यूज कर रहे थे वो क्या है, जो ट्रेडिशनल है वो हम यूज कर रहे हैं एग वाले, एग यॉक वाले एक्सटेंडर, ठीक है ना। प्रीजर्व कितना कर सकते हो, 1.5 ईयर, 1.5 साल तक, ठीक है। अब तुमको पता है इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। फ़ायदा देखो, हम तुमको साइंटिस्ट सीधा बता देते हैं, यही इसका फ़ायदा है कि ये एग यॉक फ्री है। एग यॉक फ्री, एग यॉक में क्या है, इसमें मैक्सिमम एग यॉक तुमको पता है, एग यॉक किसके लिए यूज किया जाता है पता है। एग यॉक मेनली तुम्हारा उसमें भी यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा ये पेट्री डिश होती हैं साइंस में, ठीक है, कल्चर करते हैं, तुमको पता नहीं होगा लेकिन हम कल्चर करते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में या बायोकेम में या फिर कहीं भी माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर जो होते हैं उनमें एग यॉक यूज होता है। एग यॉक अपने आप में एक न्यूट्रिशन होता है, किसके लिए, माइक्रोब के लिए, ठीक है। अब यहाँ माइक्रोब के लिए एग यॉक हम प्रिजर्व कर रहे हैं ट्रेडिशनल में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कंटामिनेट हो जाएगा आपका सीमन, तो क्रायोडिल जो है तुम्हारा वो उसको बचाएगा। तो क्रायोडिल तुम्हारा क्या करेगा, सिंपल सी बात है, माइक्रोब फ्री रहेगा, क्योंकि माइक्रोब नहीं आएंगे ना इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन नहीं लगेगा इसमें। क्या होता है, एग यॉक की जगह कि क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोटीन यूज कर लेंगे, अरे जो बॉडी बनाते हैं वे प्रोटीन यूज करेंगे, ओके। अब भाई इसका क्या फ़ायदा होगा बताइए तुमको। एआई में यूज कर लेंगे, एआई का मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
जिसमें मतलब सीमेन को प्रिजर्व कर लेंगे बफेलो के, बाद में ज़रूरत पड़ने पे ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग कौन सी, हाई क्वालिटी कैटल की ब्रीडिंग, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे। और ये हमारा डेयरी का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको बूस्ट करेगा। इतना ही पढ़ लेना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद कर लेना क्रायोडेल क्या था। क्रायोडेल आई कार का अंदर है, बेंगलोर के अंदर है। और ये क्या है, एग फ्री प्रिजर्वेशन है, एग योग फ्री सीमेन प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब भी तुमको पता ही है क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर उधर ध्यान मत देना भाई, बस सुनना बस क्या कह रहे हैं और अपना लिख लेना मेन मेन पॉइंट। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी वंदे मातरम। पता ही आपको वंदे मातरम किसने लिखा है? सिंपल सी बात है, ये नहीं पता तो भाई छोड़ दो तो यार। इसका क्या हो गया है, 150 ईयर का सेलिब्रेशन है, 150 ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। वंदे का मतलब है हम अपने देश को, मातरम, वंदे का मतलब एक तरह से नमन होता है, मातरम का मतलब माता को, ऐसा कुछ होता है। मैं अपनी माता को नमन करता हूँ, ऐसा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग तो मत कह देना, नेशनल एंथम है, ठीक है। सॉन्ग तो जनगण गण है, सॉन्ग है जनगण गण। अरे फ़ोन पकड़ के करना पड़ता है अब तो। और आगे तुम्हारा किसने लिखा था पता ही है, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है अपना नोवेल, क्या था उस नोवेल का नाम था तुम्हारा आनंद मठ। 1860 के आसपास था, नहीं 1800 कब लिखा था यार, 1885 में तो कांग्रेस बनी थी, उसके 10 साल बाद लिखा था, तो 1895 या 96 के आसपास लिखा था ये नॉवल आनंद मठ, ठीक है। 10 साल बाद ये गया था, 1888 में ये था। नॉवल तो लिखा था 1882 के आसपास, इसको गाया था 1896 के आसपास, ठीक है। कब कांग्रेस सेशन था 1896 का, तब गाया था इसको, तो याद रख लेना। आनंद मठ उनका एक बहुत नॉवल आता है, बढ़िया नॉवल तो कई हो के अब तुमको बताएगा कभी, जब वो पढ़ाएगा ना मॉडर्न अगर करेगा तो बताएगा, ठीक है। अभी मॉडर्न नहीं कर रहा। वंदे मातरम को गाया भी जाता था कई बार, ठीक है। बाकी याद रखना कि वंदे मातरम को गाया जाता था, प्रोटेस्ट हुए थे, 1906 का स्वदेशी आंदोलन था उसमें भी था, तो ये वंदे मातरम को ब्रिटिश ने इनको बैन भी किया था गैदरिंग के दौरान, ठीक है। इसको कब अडॉप्ट किया गया था, एकदम पूरा जो फुल अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था तुम्हारा 1915 24 जनवरी, ठीक है ना। संविधान तो 26 जनवरी को तुम्हारा फुल आया था। बाकी तुमको याद है गाइस, पता ही है कि देखो एक होता था संविधान को, एक होता है 26 जनवरी को, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा 26 नवंबर को, 24 नवंबर है, 26 नवंबर है, अभी मेरे दिमाग में है नहीं इतना, लेकिन फुल संविधान जो हुआ था इनेक्ट वो हुआ था 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे कहते हैं जिसको, और रिपब्लिक डे कहते हैं इसको। रिपब्लिक डे क्यों मनाया गया था, इसी दिन क्यों किया था, क्योंकि इसका एक रीज़न था। रीज़न ये था क्योंकि जो पहला हमने आज़ादी का जो दिवस मनाया था ना, किसने बनाया था, अपने नेहरू ने। कहाँ के सेशन में, लाहौर सेशन में 1930 या 1929, इतना आया नहीं है, लेकिन वो उसको 26 जनवरी को उन्होंने झंडा
फिर आया था उस टाइम पे, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हम अपना वो बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी इतना ही देख लेना, बाकी कोई करने की जहाँ है नहीं। नेशनल एंथम आपको पता ही है, बाकी इसको पता ही है, जन वंदे मातरम भारत अपना क्या है, वंदे भारत में क्या क्या आते हैं, देशभक्ति की भावना, पेट्रोटिज्म, सेकुलर नेचर को दिखाता है अपने हमारे देश के, ठीक है, हमारा कल्चर को दर्शाता है, ठीक है। ये हमारा हिस्टोरिकल लिगेसी को दिखाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल लिगेसी को कैसे दिखाता है, क्योंकि ये 1906 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया, ठीक है, उसमें इसको गाया जाता था। ये मतलब हमारी हिस्टोरिकल इसको दिखाता है लिगेसी को, ये याद रखना, ठीक है। और कुछ बोला है, क्या ही बोलेगा, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा लूँगा ही, धीरे धीरे स्पीड पकड़ लूँगा, पहली बार कर रहा हूँ स्ट्रीम, नहीं मतलब लाइव जो भी है, तो एडजस्ट कर लेना अपना। अभी तो वैसे हाथ में लेके कर रहा हूँ, हाथ भी दुख जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है गाइस द हिंदू के इसमें, वो आपकी है किससे रिलेटेड आ रही है, बेंजीन से रिलेटेड है। इसकी डिस्कवरी को हो गया है तुम्हारे 1825 में खोजी गई थी, 200 साल खोजा किसने था इसको, अब जल्दी जल्दी करेगा हम थोड़ा, माइकल फराडे ने खोला था, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर किसी और बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। तुमको पता है बेंजीन के फॉर्मूला क्या है, C6H6 साइंस में पढ़ाई होगा। ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ी रहेगी ऐसे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, और तुमको पता है कि यहाँ पे चौथा बॉन्ड होता है, ये चौथा बॉन्ड है ना, ये तुम्हारा कभी यहाँ पे आएगा कभी यहाँ पे आएगा, ऐसे बदलता रहता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फिनोमेना को डी लोकेलाइज्ड, इसको हम कहते थे पाई इलेक्ट्रॉन। डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इतना तो पता ही होगा, नहीं पता तो देख लेना। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एरोमेटिसिटी, केमिस्ट्री में पढ़ा था 11वीं बार में। और इन कंपाउंड में जिनमें ये फिनोमिना होती है उनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बहुत ही बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब एक बात तुमको पता होगी गाइस, क्योंकि ये देखो एक तरह से क्या है, डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब दो धारी तलवार है। कैसे, ये बहुत चीज़ों में यूज होता है तुम्हारा फार्म, मतलब दवाइयों में, फार्म मतलब ये डेरिवेटिव कह सकते हो, डेरिवेटिव है बहुत चीज़ों का, जैसे फार्मास्यूटिकल में यूज होता है तुम्हारा, ठीक है। एनर्जी में यूज होता है, प्लास्टिक ये सब इसमें यूज होता है, प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है। ये तुम्हारी है कैसी, कलरलेस होती है, ये भी याद रखना, ठीक है।
और जितने भी होते हैं फ्लेमेबल तो होते ही हैं, बेसिक जो जितने भी कंपाउंड हैं ये, क्योंकि है तो हाइड्रोकार्बन ही ना, फ्लेमेबल तो रहेंगे मैक्सिमम, पानी में घुलेंगे नहीं, इंसॉल्युबल रहेंगे, सिंपल है, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। वही बहुत सारा डेरिवेटिव है फिर इसके, इसी के सब डेरिवेटिव में लाइक क्या, इस पर अगर OH लगा दोगे तो फिनॉल बन जाएगा, ऐसे और इस पर ऐसे वो बनते थे, दो लगाने के बाद टायरिन, स्टायरिन, ये सब पॉलीस्टायरिन, टायरिन, ये सब इसी के प्रोडक्ट है, CH3OH, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे। फिर स्टायरिन हो गया, टायरिन हो गया, ये सब इसके प्रोडक्ट थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे इसके यूज तो इसके बहुत ज़्यादा थे, अगर हम देखें आज भी, प्लास्टिक हो गया, डाई हो गया, और भी इसका क्या है, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, साबुन वगैरह, साबुन नहीं मतलब वो, ठीक है, इनमें यूज होता है। लेकिन उल्टा इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन करता है, हेल्थ जो हजार्ड है इसकी, तरह तरह के कैंसर करता है, मेनली लंग कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर हो गया, तो यही है कि इनके फ़ायदे भी हैं, हाइड्रोकार्बन के नुकसान भी हैं, तो इसी के लिए है बस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बेंजीन, इसके वो डेरिवेटिव, इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये तुमको बता ही दिया है, एरोमेसिटी क्या होती है, इसका वो क्या है, टॉक्सिसिटी पता ही है, कार्सिनोजेनिक है, लंग के ल्यूकीमिया वगैरह करता है, ब्लड कैंसर करेगा, लंग कैंसर भी, इरिटेशन लंग कैंसर कर देगा बाद में, बोन मैरो के डिसऑर्डर करेगा, ये तो करेगा ही, बोन मैरो जहाँ से ब्लड वगैरह सेल बनती हैं। बाकी ये कॉन्टामिनेट करता ही है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लेस डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये डिग्रेड जल्दी से नहीं होते, परसिस्टेंट रहते हैं। एप्लीकेशन तुमको बता ही दिया था, बेंजीन हो गया, टाउलिन हो गया, जाइलिन हो गया, प्लास्टिक रबड़ वगैरह में यूज होंगे, ड्रग वगैरह में यूज होंगे। ड्रग में तुमको पता है मेनली किस किस में यूज होते हैं, लाइक एस्पिरिन में इसकी रिंग होती है, सल्फा ड्रग का नाम सुना हो तो वहाँ पे इसकी रिंग होती है, एंटी हिस्टामिन में इसकी रिंग होती है, ऐसे ही याद कर लेना। बाकी नायलॉन, रेजिन, पॉलीमर, डाई, डिटर्जेंट, जो भी बोला है वो तो है ही, ठीक है। यूज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, अगर आएगा तो नहीं, मुश्किल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहला था वो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बताया था, एक याद रखना, एशियन वाला। दूसरा वो तुमको बताया शेड्यूल वाला, वो ठीक है, हाँ है इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना भी नहीं है। अगला जो टॉपिक है भाई, वो है तुम्हारा CMS 03। साइंस के टॉपिक ज़्यादा है यार आज, साइंस एंड टेक का। तुम्हारा जो इसरो है,
अपना जो इसरो है लॉन्च करने वाला है अभी, किसमें, नवंबर में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। क्या, CMS-03 के नाम से सैटेलाइट है, इसी को हम कहेंगे GSAT 7R। आर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये रिप्लेस करने वाला है, ये याद रख लेना। किसको, पहले यहाँ इसका जो पुराना वाला सैटेलाइट है वो है 7A, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रख लेना, लॉन्च किससे करेंगे हम, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू। यही है अभी हमारे पास सबसे बड़ा, तुमको पता ही है कितने कितने सैटेलाइट इंडिया के, एक बार रिवीजन करा देता है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, बहुत छोटे सैटेलाइट थे, कुछ याद कर लो, मैं डायरेक्ट आ जाते हैं। एक PSLV है जो कि हमारे पास है, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, GSLV है। GSLV की जनरेशन है जैसे 1 2, GSLV के बाद अब हमारे पास है, फिर है ये GSLV का ही एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं मार्क 3, और इसको ही हम कह देते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा, मतलब उसको पे लोड को ले जा सकता है ये, ठीक है, मैक्सिमम पे लोड। और बाकी जो बन रहे हैं वो तो हैं ही, जैसे SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, छोटे छोटे उसको ले जाने के लिए। NGLV के अंदर काम चल रहा है अपना, अपडेट चल रहा है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। इसका तो हमारा वो भी बन रहा है, न्यू बन रहा है ना, न्यू लॉन्चिंग पैड, याद है कहाँ पे बन रहा है, विक्रम साराभाई का जो एक नया लॉन्चिंग पैड बन रहा है वो उसी के लिए बन रहा है ना, न्यू, इसकी फैसिलिटी के लिए। अगर हमारे पास NGLV आएगा तो ये अपडेट रहना गाइस, हम तुमको कनेक्ट कराएगा तो करा देगा जहाँ पे हमको है अपडेट। बाकी PSLV है ही अपना, और चलो इतना ही है। अब इस पे आ जाते हैं अपना जो सैटेलाइट है GSAT 7R। ये तो हमारा कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और एक बात है, किसके लिए है अपना, आर्मी के लिए। आर्मी का मतलब आर्मी, नेवी, एयर। अब इनका लिए तो ये मतलब सेफ और तुम्हारा इनक्रिप्टेड वो करवाएगा, क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयर में बस। इसका बैंड क्या है, बैंड पता ही है तुमको क्या क्या रहते हैं, इसका क्यू का बैंड है, और UHF बैंड के अंदर काम करेगा ये, का UHF। ये बैंड का तुमको करवाएगा, हम साइंस एंड टेक का वो करवाएगा ना, जब तुमको बेसिक करवा देगा। लेकिन अभी इतना याद रखो, का UHF बैंड, कई बैंड होते हैं, 7 या 8 बैंड होते हैं लगभग, मैक्सिमम ये यूज करते हैं का बैंड, जो कि अराउंड 2 to 4 ऐसे उसकी रेंज में रहता है को। आपको अगर इसका बेसिक बताएगा हम कुछ लास्ट में मेंस पॉइंट की तरफ से, क्या ऐड कर सकते हो इसी टॉपिक में, करना चाहोगे तो भाई ऐड कर सकते हो आप अपना। देखो हैवीएस्ट होने वाला है, ठीक है, ये तो ही हैवीएस्ट तो रहेगा ही, सिंपल सी हैवीएस्ट रहेगा। दूसरा है आपका ये कि ये जो है सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, अपना आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, इंडियन ओशन रीजन की मैरीटाइम सर्वाइलेंस को बढ़ाएगा। ये कुछ वही टॉपिक है, तुम खुद लिख सकते हो।
ये तीनों से आर्मी के लिए तो आर्मी का कोऑर्डिनेशन बढ़ा देगा तीनों में, ठीक है। तीनों भी तीनों आर्मी फोर्स का कोऑर्डिनेशन बना देगा। इससे ज़्यादा क्या ही करोगे, कुछ नहीं। बोला जो टॉपिक है वो क्या है। हम कहीं सबको पता ही है क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो टाइम कम है, ये सीज़न लंबा हो रहा है। मैं थोड़ा टॉपिक कम करूँगा, 1-2 टॉपिक छूटेंगे जो मेंस के हिसाब से कल से एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपको पता ही है। इसका टाइम है, बताओ किसका टाइम है। ये अपना 12 अगस्त। ये तुम्हारा कौन सी लेयर होती है यहाँ पे। देखो हम बेसिक नहीं, इतना नहीं समझाएगा, लेकिन बेसिक में जब टाइम पड़ेगा चला जाएगा। ICTZ होती है क्या, इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन, एक यहाँ पे होता है। अब क्या मानसून वापस जा रहा है। अक्टूबर में क्या होता है, इस बार तो मानसून जल्दी रहा है, तुमने पढ़ाई होगा इस बार क्या है, मानसून जल्दी रहा था। एक हम यार इसको एडजस्ट करेगा कल, अभी तो हाथ में लेकर पढ़ा रहा। मानसून वापस जा रहा है, वापस जा रहा था यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून से। ये किधर की तरफ, अभी तो ये था साउथ वेस्ट, अब तुम्हारा यहाँ पे गया नॉर्थ, और इधर की तरफ गया ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट विंड आएंगे और यहाँ कर निकलेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो जाएगा, अभी धीरे धीरे होगा, अभी टाइम है। मतलब दिसंबर नवंबर के आसपास शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट। बेसिक समझा रहा हूँ, ये जो टाइम है, क्योंकि अब अपना ये जो ITCZ है नीचे की तरफ आना शुरू होगा। नीचे की तरफ आएगा पैसिफिक, नहीं या फिर या पैसिफिक कह रहा हूँ, इंडियन ओशियन अपना हीट होना शुरू होगा। और हीट होने का मतलब देखो यहाँ पे अरेबियन सी में तो अपने साइक्लोन आते हैं कम, और इसमें आते हैं साइक्लोन ज़्यादा। रीजन क्या है, वास्ट एरिया है, ये फिर भी क्लोज है। दूसरा इस साइड में फ्रेश वाटर है, बहुत आता है, तो यहाँ पे क्या है, सैलिनिटी डाउन है, यहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा है। ये छोटे मोटे कंसेप्ट हम ऐसे बीच में समझा देगा। इस साइड की सैलिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा कितनी नदी आती है, इधर कुछ नदी नहीं आती। इधर तुम्हारा ये अफ्रीका, ये तुम्हारा क्या है वेस्ट एशिया, कितनी नदी गिरती है यहाँ पे, कोई नदी नहीं गिरती है। कुछ गिनी चुनी नदी हैं, वो भी उसमें ही चली जाती है, रेड सी वगैरह में, ठीक है। छोटे मोटे कंसेप्ट ही बताता रहेगा, जितना याद आएगा उतना बता देगा, और जानना हो तो और भी बता देगा, लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं है। तो टाइम आ गया है किसका, अभी एक टकराया भी था कुछ दिन पहले, फिलीपींस पे आया था ना साइक्लोन, क्या नाम था उसका, बताना गाइस, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया की तरफ आ रहा है, इंडिया में एक आ चुका था, अब इंडिया फिलीपींस में आया था, अब इंडिया में जो आया उसका नाम है साइक्लोन मोंथा, याद रखना। नाम का क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, आपको बेसिक समझा देता हूँ। देखो सिलेबस बड़ा होता है भाई, कहीं से भी कहीं जा सकता हूँ, और कहीं से भी कहीं जाने में ही फ़ायदा है। लेकिन हाँ एक उस वे में जाऊँगा, ठीक है। साइक्लोन का नाम है मोंथा। साइक्लोन को ऐसे नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए मुझे याद है तो शायद 13/13 का एक टेबल होता है। ये टेबल क्या, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बनाता है। मैं बता रहा हूँ, उसने क्या है ऐसे जोन बनाए हुए हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया का जोन हो गया, पैसिफिक का हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनका एक जोन हो गया, ऐसे ऐसे करके उसने जोन बनाए हुए हैं, ठीक है। उन जोन में फिर उनको एक लिस्ट बनती है कि 13/13 की लिस्ट है हमारे यहाँ पे, उसमें लिस्ट में नाम होते हैं,
अपने उस नाम को रिकमेंड करते हैं। हमारे देश कोई भी नेशन है जो वहाँ के उसके उन नामों को रिकमेंड करते हैं। तो एक जैसे साइक्लोन बना वो उसका नाम हो गया, फिर नेक्स्ट साइक्लोन होगा उसका नाम लिया जाएगा, थर्ड हो गया उसका, फोर्थ होगा उसका, इस तरह उनके नाम लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस साइक्लोन का नाम है अभी मोंथा। ये कहाँ टकराएगा, बोला ही था सबसे ज़्यादा साइक्लोन कहाँ बनेंगे, इस वाले कोस्ट पे। इस वाले कोस्ट पे यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, तो ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास टकराने वाला है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कैटेगरी क्या है, अभी इसकी कैटेगरी है इंडिया। एक ये अपना IMD निकाल रहा है ना, तो IDM याद रखना, साइक्लोन की IMD की अलग है और वर्ल्ड के हिसाब से जो एक कैटेगरी है ना वो अलग है। स्पीड के हिसाब से जो होती है मोर देन 60 किलोमीटर होने के बाद जब शुरू होती है ना, तो वो हमारी अलग होती है IMD का क्लासिफिकेशन और इसका क्लासिफिकेशन अलग है। तुम याद रखना दोनों को, ठीक है। लेकिन फिर यार टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, अब मैं इसको समझाने लगा, इसको भी कभी समझा देगा धीरे धीरे बाद में। अभी ये हमारा फिलहाल है IMD के क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस कैटेगरी का है, साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सीवियर में भी जा सकता है, सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही है क्यों बना है और क्या है, जो रीजन क्या होते हैं, साइक्लोन क्यों बनते हैं, अब ये आपको बताएगा। तो चलो वो भी बता देगा। ये क्वेश्चन भी शायद कभी आया था कि साइक्लोन वो बनने के लिए क्या क्या चाहिए। चलो ये तो इम्पोर्टेंट है, फिर भी बता देता है, थोड़ी देर में बता देता है जल्दी से। देखो साइक्लोन को बनने के लिए ना पहले क्या है कि थोड़ा जो हाई प्रेशर है तब तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर के लिए मतलब क्या है, यहाँ पे हीट होना चाहिए नीचे की तरफ सरफेस पे। सरफेस पे हीट होने के लिए सरफेस का जो वाटर टेम्परेचर है ना वो मोर देन 26, ये मिनिमम, पहला मिनिमम क्राइटेरिया ये है। टेम्परेचर हो गया 26 से ज़्यादा तो क्या होगा, पानी तुम्हारा यहाँ पे गर्म हो गया, गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, क्योंकि ऊपर अब क्या टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, तो ये क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होगा। अब आपको पता होगा, आपने अगर बेसिक भी पढ़ा होगा ना थोड़ा सा उसका नॉर्मल जियोग्राफी का, जैसे ये पानी उठा ये कंडेंस हुआ, भाप था, वेपर था, वेपर था, वेपर बन के यहाँ पे कंडेंस हुआ, नीचे से पहले गर्म होके उठा था यहाँ सर पे, ये सी सरफेस था, ये मान लो 28 है, मोर देन 26 होना चाहिए, अभी 28 है तो थोड़ा ज़्यादा पानी उठ रहा है। यहाँ पे जाके ये क्या होगा, क्योंकि आपको पता है शायद 1.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये हमारे हम एवरेज मान के चलते हैं, ये क्या है नॉर्मल वो है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है ना ऊपर जाने पे जो गिरती है, ये मान के चलते हैं। देखो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी इतना ही है, और बाकी तुम कंफर्म करना अपना अपना, क्योंकि डाइवर्स टॉपिक लेता हूँ मैं तो यार मुझे थोड़ा वो होता है। हाँ बेसिक समझा दूँ, बाकी आप डाटा थोड़ा ये अपने आप से कर लोगे तो और भी याद रहेगा। यहाँ पे जाके जब ये कन्फर्म होगा तो क्या होगा, क्योंकि जब भी वेपर तुम्हारा किस में बन रहा है, वाटर में, तो एनर्जी क्या होगी, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक का मतलब लेटेंट हीट रिलीज होगी, लेटेंट हीट रिलीज होगी, ये इसको कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट रिलीज होगी यहाँ पे कंडेंसेशन की, लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को हमने दिया था क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने पे, ये पहला कंडीशन है। अब वो वहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे कंडेंसेशन की हीट रिलीज हुई, वो हीट जो रिलीज हुई है ना वो तुम्हारे लिए एक फोर्स, वो एक तरह से फोर्स का काम करेगी। फोर्स का क्या,
उसको एनर्जी देगी वो साइक्लोन को, ये याद रखना। वही एक तरह से ये हीट जो रिलीज हो रही है, कोई भी चीज़ ऐसे थोड़ी चल जाएगी, फ्यूल तो लगेगा भाई, मोटरसाइकिल को लगता है तो उसको भी लगेगा। तो क्या होगा, फ्यूल लगेगा उसको। ठीक है। तीसरा, जब ये राइज हो जाएगा, अब बनने लगा साइक्लोन, अब आता है धरती जो घूम रही है उसका कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स इफेक्ट दिखाएगा को, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा हम, बस याद रखना कोरोलिस फोर्स अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। ये कोरोलिस फोर्स ही है जो उसको मूव करने के लिए मजबूर करेगा। इस कोरोलिस फोर्स की वजह से पता है धरती में यहाँ पे ये अपना राउंड है, ठीक है, ये इक्वेटर है। धरती हमारी किधर से किधर घूम रही है बताओ? सूरज निकल रहा है तुम्हारा ईस्ट से वेस्ट, तो धरती को उल्टा घुमा दो, धरती वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। सन फिक्स है ना, धरती नहीं है तो उल्टा घुमा दो, तो धरती हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। ठीक है, ये मान लो ये वेस्ट, नहीं ये ईस्ट मान के चलते हैं इधर, और ये हमारा वेस्ट है। हमारी धरती इस डायरेक्शन में घूम रही है, इसको हटा देता हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में चल रही है। तो हवा तो स्ट्रेट है, हवा हमारी फिर किधर की तरफ दिखती है ऐसे, कोरोलिस फोर्स। यही कोरोलिस फोर्स नॉर्थ, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न है। नॉर्थर्न में ये क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। अब ये क्या है, घड़ी का नॉर्थर्न में जो है ये, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने शुरू होंगे, नॉर्थर्न में हमारा तुम्हारा जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे घूमना शुरू हुआ है, ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ये ऐसे बनना शुरू होगा, तो ये ऐसे करके ऐसे, हाँ ऐसे जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ है ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे ये क्योंकि हवा ऐसे चल रही है, इधर की तरफ धरती चल रही है, उधर की तरफ चल रही है, और ये ऐसे बाहर की तरफ आएगी। यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि ऐसे घड़ी की तरफ क्लॉकवाइज, याद रखा। फिर से बता देता हूँ, घूम रहा है, धरती घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, हवा की डायरेक्शन धरती की तरफ ऐसे जा रही है। जब ये घूमना शुरू होगा, कोई भी हवा यहाँ पे जब डिस्टर्बेंस शुरू होगा हवा में, तो क्योंकि अपना जो ट्रेड होती है, विंड होती है, वो अपना किधर की तरफ है, हमारी जो ट्रेड विंड होती है वो किधर की तरफ है, देखो ये है ट्रेड विंड। तुमको क्या बताऊँ यार, ज़्यादा हो जा रहा है। ये हमारा सेल है, नॉर्मल ट्रेड विंड बताता हूँ पहले ये है। ठीक है, ट्रेड विंड क्या होती है, हमारे यहाँ पे तरह तरह की सेल बनी होती है धरती पे, ये तो पता ही होगा। ये मान लो क्या है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, 32 1.2 डिग्री, ये भी 21.2 डिग्री है। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो किस हिसाब से चलेंगी, क्योंकि धरती इधर बह रही है। ये जो हमारी जो परमानेंट विंड भी कई टाइप की होती हैं, अब तुमको उसमें बताऊंगा जियोग्राफी में, लेकिन यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। देखो सेशन होगा लंबा, क्योंकि यहाँ पे सब होता है भाई, कल से थोड़ा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। ये हमारी कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड। फिर ये हमारा पोलर की एक वो रहेगी सेल, पोलर भी सेम ही रहेगी ऐसे ही, लेकिन जो यहाँ पे जो बीच वाला जो रहेगा ना, वो रहेगा तुम्हारा 20 से 30 डिग्री के आसपास जो रहेगा, मतलब एकदम फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। ये है तुम्हारी क्या, वेस्टर्न राइज, क्योंकि ये कहाँ से आ रही हैं, इधर की तरफ वेस्ट है ना, तो ये वेस्ट से राइज हो रही है, तो इनको कहते हैं वेस्टर्न राइज। अब तुम्हारा समुद्र में हलचल शुरू होगी, तो ये ही जो विंड है उसको इफेक्ट करेंगे।
जैसे कि हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारा भारत किधर की तरफ है, इक्वेटर के नीचे। यहाँ बे ऑफ बंगाल मान लिया, ये रहा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे शुरू होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी भाई, क्योंकि इसमें पानी उड़ना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, ये तुम्हारा इधर की तरफ घूम रहा है, ट्रॉपिकल नीचे आ रहा है। साइक्लोन जो पानी का जो फ्लो रहता है उसके जस्ट अपोजिट होगा। हमारे यहाँ पे समुंदर का फ्लो देखोगे, मतलब देखो, एक होता है ओशियनिक सर्कुलेशन, एक होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ओशियनिक सर्कुलेशन हमारा होता है इन विंड के हिसाब से। वैसे यहाँ पे तो ये के क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना, इक्वेटर के इधर साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे ओशियनिक सर्कुलेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि पानी ऊपर उड़ा, वो ऊपर उसका होगा उल्टा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ओशियनिक और साइक्लोनिक। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, चाहे तुम इसको इधर कर लो फिर उधर कर लो, तुमको कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी पेरी में ज़्यादातर। कंसेप्ट साफ है तो कुछ नहीं होगा। और तुमको बता ही दिया है क्या क्या चाहिए, 2 चीज़ बता दी है, एक फ्यूल चाहिए, एक बनने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। और भाई ह्यूमिड तो रहेगा ही, जब पानी है तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहेगी उतना ही पानी ऊपर जाएगा उतना ही कंडेंसेशन का हीट रिलीज हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वहाँ एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो होता है लो वर्टिकल वाइंड सीयर। इसका मतलब पता है क्या है? ये अगर यहाँ पे कोई मतलब वही नहीं है साइक्लोन बनने के लिए, देखो ये क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, हल्का लो, वर्टिकल माने जैसे हम ऊपर उठते जा रहे हैं तो वर्टिकल, वाइंड मतलब वो, और सीयर का मतलब होता है एक तरह से फ्रैक्शन होता है। अब मान लो यहाँ पे कोई वर्टिकल सीयर नहीं है, वाइंड का कोई सीयर नहीं है, ऐसे हवा चल रही है ना, वर्टिकल वाइंड चल रही है ऐसे करके, इसमें कोई सीयर नहीं है, एक दूसरे को सीयर नहीं कर रहे, कोई ग्रेडियंट है ही नहीं, तो भाई पानी सिर्फ सीधा ऊपर उठेगा। घूमने के लिए तो उसको कुछ लगेगा नहीं कुरुली से, लेकिन कुरुली से इतना नहीं है कि वो उसको बना देगा। जब ये वाइंड सीयर रहेगा ना लो वर्टिकल, तब क्या होगा, क्योंकि ग्रेडियंट बनना शुरू होगा तब उसमें रोटेशन शुरू होगा, और हम बाद में समझा देते, लेकिन इसको याद रखना, लो वर्टिकल वाइंड सीयर होना जरूरी। ठीक है, आगे कुछ डेवलपमेंट जो था वो बता ही दिया है, और IMD का क्लासिफिकेशन दिया हुआ था इसमें हिंदू में, तो उसके हिसाब से क्या होगा। पहले तो तुमको पता है क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन क्या हो जाता है, डीप डिप्रेशन हो जाता है, फिर क्या होता है साइक्लोनिक स्ट्रॉम कहते हैं उसको, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, फिर क्या होता है सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम, लास्ट में क्या बन जाता है सुपर साइक्लोन। ये 60 की स्पीड से बनने शुरू होते हैं, फिर स्पीड बढ़ती जाती है 60 से 90, फिर 90 से 120 नॉट के हिसाब से होती है स्पीड, नॉट और किलोमीटर पर आवर, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेमिंग ऑफ साइक्लोन मैंने तुमको बताया ही था। ठीक है, किसके हिसाब से होगा, इंटरनेशनल होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है,
शायद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये तुम्हारा ये हो रहा है ना यूनेस्को का, यूएन का इकोनॉमिक एंड लाइक सोशल कमीशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक। ठीक है, मैं बोला था कि रीजन के हिसाब से होता है, तो एशिया पैसिफिक का यही है, यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिकेशन। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे हमारे 13 कंट्री हैं इस वाले अपने साउथ एशिया के उसमें मेंबर जो बनते हैं। तो 13 कंट्री अपना 13 नेम देंगी, तो 13 बाई 13 की टेबल बन जाती है, उसमें से नेम सीरियल वाइज सजेक्ट करते हैं। ठीक है, पैनल होता है एक। 13 कंट्री हैं, 13 नेम हो गए, 169 का वो बन जाएगा एक चार्ट, उसमें से नेम चलते रहते हैं ईयर वाइज, उनका पूरा होने पे अगला बन जाएगा, तो एक सीरीज होती है। ठीक है, हमारे 13 नेशन के आसपास कौन कौन से हैं एक बार बताता है। इंडिया हो गया, अपने आसपास के कर लो ना, बांग्लादेश हो गया अपने पास, म्यांमार हो गया अपने पास जिसका बाउंड्री लग रहा है समुंदर में। इसके बाद अगर हम देखेगा तो पाकिस्तान हो गया, 4 हो गई, 5 भी तुम कर लो। फिर पाकिस्तान के साइड में कौन है, ईरान हो गया, 6 कौन है ईरान के बाद, श्रीलंका है अपने नीचे, 7वीं कौन है, मालदीव से, 8वां कौन है, ईरान के साइड में ओमान हो गया, ओमान यमन हो गया। फिर हम घुसेंगे, ये क्या है गल्फ ऑफ पर्सिया में, यहाँ पे कौन है, दुबई हो गया ना, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट, और सऊदी अरब हो गया, भारत 13 को। इधर की तरफ हमारा थाईलैंड हो जाएगा, साउथ एशिया में, और लास्ट तुम्हारा गल्फ ऑफ कतर, कतर हो जाएगा। 13 हो गई कंट्री, क्योंकि हम कतर तक ही जाते हैं ना, वहाँ पे कतर तक जाते हैं, कतर से उसका नहीं जाता। इनका एक चार्ट बनेगा, वही है, उसका नेम करते रहते हैं सजेस्ट। मुझे हमारा नाम अभी रखा गया क्या, मोथा, ये किसने रखा है इसमें से, थाईलैंड का चल रहा है, थाईलैंड ने सजेस्ट किया। ठीक है, वैसे नहीं याद रखना। लिस्ट कौन सी चल रही है, 2020 की लिस्ट चल रही है।